जय भारत स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर नंबर 8 जो है वो स्टार्ट करने वाले हैं, बाइनोमियल थियरम, और उसकी थियरी आज हम पढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं बाइनोमियल थियरम। सबसे पहले बाइनोमियल थियरम की अगर बात आती है तो उसमें थोड़ा बेसिक जो है हमको पता है। अगर मैं ऐसा बोलूँ ए प्लस बी होल स्क्वायर, इसका एक्सपेंशन क्या होगा सबको पता है। ए ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये भी हमको पता है ए प्लस बी होल क्यूब, तो ये क्या हो जाएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। इसको हम कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं, ए क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। अगर मैं बात करता हूँ a प्लस बी होल रेज टू 4 की, अगर इसका एक्सपेंशन लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे, ठीक तरह से देखना। हाँ, तो पहले तो हम ऐसा करते हैं a प्लस बी होल स्क्वायर इंटू ए प्लस बी होल स्क्वायर। अब देखो तो इसका एक्सपेंशन क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसका भी एक्सपेंशन क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब ये दोनों ही ब्रैकेट को मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा ए रेज टू 4 प्लस 2a³ बी प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2a³ बी प्लस 4a² बी स्क्वायर प्लस 2ab³ प्लस a² बी स्क्वायर प्लस 2ab³ प्लस बी रेज टू 4, ऐसा हो जाएगा। अब मैं ठीक तरह से इसको लिख लेता हूँ, जो टर्म कंबाइन होती है वो कंबाइन कर लेते हैं। पहले ए रेज टू 4, बाद में a³ बी वाली कितनी टर्म है देखो तो, एक ये वाली टर्म हो गई, ये वाली टर्म हो गई, तो ये हो जाएगा 4a³ बी प्लस, अब a² बी वाली टर्म मैं निकाल लेता हूँ, कितनी है देखो तो, एक ये हो गई, दूसरी ये हो गई, तीसरी ये हो गई, तो a² बी स्क्वायर प्लस 4a² बी स्क्वायर, सो 5 प्लस 1, तो ये हो जाएगा 6a² बी स्क्वायर प्लस, अब कौन सी टर्म आ रही है, ab³, तो ये हो गई हमारी फर्स्ट टर्म, ये हो गई सेकंड, तो ये हो जाएगा 4ab³ प्लस लास्ट में क्या बचा अब b रेज टू 4, तो इसका एक्सपेंशन क्या हो जाएगा, a रेज टू 4 प्लस a³ b प्लस 6a² बी स्क्वायर प्लस 4ab³ प्लस b रेज टू 4। ठीक है, तो इसकी ज़रूरत नहीं है, निकाल लेता हूँ। अगर मेरे को इसका एक्सपेंशन लिखना है a प्लस बी होल रेज टू 5, तो ये तो बहुत लंबा हो जाएगा, क्योंकि हम ऐसा करेंगे a प्लस बी होल स्क्वायर इंटू ए प्लस बी होल क्यूब। ठीक है, अगर ऐसा नहीं करता है तो ऐसा भी हम कर सकते हैं, a इंटू यहाँ पे a प्लस बी होल रेज टू 4, पर हर टाइम अगर ये मल्टीप्लिकेशन करना है तो ये तो लंबा हो जाएगा। तो बाइनोमियल थियरम जो है उसमें कुछ ऐसा आता है, उसकी हेल्प से इसका एक्सपेंशन हम इजीली लिख पाएंगे, a प्लस बी होल रेज टू n। अब n की वैल्यू डाल दो 5, तो हमको इसका एक्सपेंशन मिल जाएगा। तो इसका एक्सपेंशन क्या होगा देखना ठीक तरह से, ये हो जाएगा nc0 a रेज टू n प्लस nc1 a रेज टू n-1 b प्लस nc2
टू ए रेज टू एन माइनस टू बी स्क्वायर प्लस डॉट 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 एन सी एन बी रेज टू एन। ओके, तो अब n की वैल्यू 5 डाल दो तो इसका एक्सपेंशन मिल जाएगा। पर आपको ऐसा लग रहा होगा कि सर ये एन सी ज़ीरो एन सी ये क्या लिखा है, ये जो है ना ये क्या लिखा है, वो है कॉम्बिनेशन, एन सी आर क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन। अब कॉम्बिनेशन कहाँ पे आता है, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में आता है। तो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन हमारा बाकी है। तो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन जो है उसमें कॉम्बिनेशन की अगर बात करें तो कॉम्बिनेशन क्या होता है, पहले वो बात कर लेते हैं, बाद में ये फॉर्मूला क्या है वो हम देखेंगे। अगर आपके क्लास की बात करें, अगर आपके क्लास में 40 स्टूडेंट है, समझना है ठीक तरह से, अगर आपके क्लास में 40 नहीं लेते, चलो आपके क्लास में, आपके ट्यूशन क्लास में समझ लो कि 10 बच्चे हैं और 10 बच्चों में से मेरे को 4 बच्चे सिलेक्ट करने हैं, समझना, हाँ ठीक तरह से समझना, मेरे को 4 बच्चे सिलेक्ट करने हैं। तो वो सिलेक्शन जो होगी वो कितनी होगी, कितने कितने टाइप की सिलेक्शन हो सकती है, अगर वो नंबर हमको निकालना है, अगर वो नंबर हमको निकालना है तो ये फॉर्मूला जो है उससे वो इजीली निकल जाएगा। समझ लो कि यहाँ पे ऐसा कुछ है कि 10 बच्चे हैं, तो यहाँ पे मैंने उसके रोल नंबर दे दिए, रोल नंबर मैंने दे दिए है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। ठीक है, 4 बच्चों का सिलेक्शन करना है तो मैं ऐसा ले सकता हूँ, फर्स्ट पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, मैं ले लेता हूँ 1 2 3 4। अगर सेकेंड पॉसिबिलिटी की बात करें, सेकेंड पॉसिबिलिटी की बात करें तो हो जाएगा 1 2 3 5। थर्ड पॉसिबिलिटी की अगर बात करें तो हो जाएगा 1 2 3 6। तो ऐसी पॉसिबिलिटीज़ कितनी मिलेगी, वो पॉसिबिलिटी अगर हमको निकालनी है तो ये फॉर्मूला से, एनसीआर की हेल्प से वो इजीली ही निकल जाएगा। ओके, तो एनसीआर जो है, आपको बात समझ में आ रही है, एनसीआर का मतलब क्या होता है, कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन का मतलब क्या है, अगर सिलेक्शन करना है तो वो सिलेक्शन कितनी सिलेक्शन की पॉसिबिलिटीज़ कितनी है, वो नंबर अगर हमको निकालना है तो कॉम्बिनेशन आएगा, और कॉम्बिनेशन की फॉर्मूला क्या है, एनसीआर। ठीक है, एनसीआर जो है उसकी हेल्प से हम निकाल पाएंगे कितनी पॉसिबिलिटी होगी। तो वो फॉर्मूला कुछ ऐसी है, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल। सर आप तो फोल्डर में से फोल्डर ही निकाल रहे हो, पहले एनसीआर बता नहीं था, अब ये फैक्टोरियल क्या होता है वो बता नहीं है। कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ, बहुत ही इजी है। n फैक्टोरियल उसका मतलब ये हो गया, प्रोडक्ट लेना है किसका, n से छोटे सारे नंबर का, n से छोटे नंबर मीन्स n, बाद में उससे छोटा नंबर आएगा n माइनस वन, उससे छोटा नंबर आएगा n माइनस टू, कहाँ तक जाएगा, 1 तक जाएगा। ठीक है, ये सारे ही नंबर का अगर प्रोडक्ट लेंगे तो वो हम लिख पाएंगे n फैक्टोरियल। इसका मतलब ये हो गया, अगर मेरे को 5 फैक्टोरियल निकालना है तो क्या हो जाएगा, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो इसको हम लिख पाएंगे 5 फैक्टोरियल। अब हमको लिखना है 6 फैक्टोरियल, तो वो क्या हो जाएगा, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। अब मेरे को लिखना है 7 फैक्टोरियल, तो वो क्या हो जाएगा, देखो तो 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। अब इसको मैं क्या ऐसा लिख सकता हूँ, 7 इंटू 6 फैक्टोरियल, ये पूरा लिखा है ना, उसकी जगह पे मैंने 6 फैक्टोरियल लिख दिया है।
ठीक है, इसको मैं कुछ ऐसा लिख पाऊंगा 6 इंटू 5 फैक्टोरियल, हाँ लिख सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। ये सारे नंबर को मैंने क्या लिख दिया 5 फैक्टोरियल। क्या इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ 5 इंटू 4 फैक्टोरियल। ठीक है, तो 4 फैक्टोरियल अगर है तो हम ऐसा लिख पाएंगे 4 इंटू 3 फैक्टोरियल। अगर 10 फैक्टोरियल है तो हम इसको ऐसा लिख पाएंगे 10 इंटू 9 फैक्टोरियल। ऐसा भी लिख पाएंगे 10 इंटू 9 इंटू 8 फैक्टोरियल। ऐसा भी लिख पाएंगे 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 फैक्टोरियल। ठीक है, आ रही ये बात समझ में फैक्टोरियल क्या होता है। ओके, तो ये फैक्टोरियल आपको पता चल गया, तो ये फॉर्मूला भी पूरी समझ में आ गई। ठीक है, तो ये हो गया है हमारा कॉम्बिनेशन। अब इसकी ज़रूरत नहीं है, मैं निकाल देता हूँ, पर आपको ये कॉम्बिनेशन के बारे में पता चल गया है। ठीक है, अब यहाँ पे एक और चीज़ बतानी थी मेरे को। एनसीआर जो है उसमें एन क्या है, मैंने बोला कि 10 बच्चे हैं, तो वो 10, एन की वैल्यू 10, आर की वैल्यू कितनी होगी 4। आर की वैल्यू मैक्सिमम कितनी हो सकती है 10 तक ही जा सकती है। कैसे, अगर बात करें कि भाई आपके ट्यूशन क्लास में 10 बच्चे हैं और आपको 11 बच्चे सेलेक्ट करने हैं, वो तो पॉसिबल ही नहीं है। आ रही है बात समझ में। तो आर की वैल्यू जो है वो 10 या 10 से स्मॉलर होगी, उससे ज़्यादा कभी भी नहीं हो पाएगी, क्योंकि आपके क्लास में अगर 10 बच्चे हैं और आपको 11 बच्चे सिलेक्ट करने हैं तो वो पॉसिबल ही नहीं है। ओके, तो यहाँ पे हमको क्या करना है यहाँ पे क्या करना है NC5, सॉरी यहाँ पे इसका एक्सपेंशन लिख लेते हैं तो क्या हो जाएगा, देखो तो 5C0, यहाँ पे A⁵5। अब ठीक तरह से इस एक्सपेंशन को देखो, आप इस एक्सपेंशन को ठीक तरह से देखो, बाद में इसका एक्सपेंशन लिखते हैं। यहाँ पे एन ए का पावर क्या है एन, बाद में ए का पावर क्या है n-1, बाद में क्या है ए का पावर n-2। तो इसमें से अगर एक रिमूव करता हूँ तो n-1 आ जाएगा, इसमें से फिर से एक रिमूव करता हूँ तो n-2 आ जाएगा। सेम वे ऐसे करते करते जाएंगे तो यहाँ पे बी का पावर ए का पावर क्या हो गया 0, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो ए का पावर 0 हो जाएगा। सेम वे अगर यहाँ की बात करें तो बी का पावर क्या है 0, यहाँ पे क्या है 1, यहाँ पे क्या है 2 और लास्ट में क्या है n। तो यहाँ पे आप ठीक तरह से ऑब्जर्व करते हो तो b का पावर जो है ना वो इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, हर एक टर्म में एक एक इंक्रीज हो रहा है। देखो तो यहाँ पे 0 है, बाद में 1, बाद में 2, बाद में 3, बाद में 4, बाद में 5, लास्ट में क्या आ जाएगा b⁵n। और सिमिलरली ए का पावर जो है वो डिक्रीज हो रहा है, हर एक टर्म में एक एक डिक्रीज हो रहा है। देखो a⁵n है, बाद में a⁵n-1 है, बाद में a⁵n-2 है, और लास्ट में क्या आ गया 0। ठीक है, तो इसी टाइप से अगर मैं एक्सपेंशन लिखना चाहूँ तो ये क्या हो जाएगा, देखो तो 5C1, यहाँ पे a⁴b, बाद में आ जाएगा 5C2, a⁵3b², बाद में क्या आ जाएगा 5C3, a²b³, बाद में क्या आ जाएगा 5C4, ab⁴ प्लस लास्ट में क्या आ जाएगा 5C5 और यहाँ पे हो जाएगा b⁵5। तो ये तो एक्सपेंशन हो गया, पर यहाँ पे 5C0, 5C1, 5C2, 5C3, 5C4, 5C5, हर एक टाइम अगर मैं ये फॉर्मूला का यूज़ करता हूँ n⁴/n-r⁴, तो सुबह से शाम हो जाएगी अगर एक्सपेंशन इसका लिखना है तो उसके लिए हमारे पास एक मेथड है, या शॉर्टकट भी बोल सकते हो, वो है पास्कल ट्राइंगल। अब देखना ये पास्कल ट्राइंगल क्या होता है, ठीक तरह से देखना। हाँ,
यहाँ पे मैं ऐसा लिख देता हूँ 1, पास्कल ट्राइंगल है तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 1। देखना ये ट्राइंगल कैसे बन रहा है। हाँ, यहाँ पे मैंने फिर से लिख दिया 1, यहाँ पे भी मैंने लिख दिया 1। अब यहाँ पे 1 + 1 तो ये हो गया 2, तो 2 मैंने यहाँ पे लिख दिया। ये हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 1, फिर से 1। अब यहाँ पे है 1 + 2 तो ये हो जाएगा 3, यहाँ पे भी हो जाएगा 3। बाद में यहाँ पे लिख लो 1 1। बाद में यहाँ पे 1 + 3 तो ये हो जाएगा 4, यहाँ पे हो जाएगा 6, यहाँ पे हो जाएगा 4, फिर से 1 1, यहाँ पे आ जाएगा 5, यहाँ पे हो जाएगा 10, यहाँ पे हो जाएगा फिर से 10, यहाँ पे हो जाएगा 5 1 1, ये हो जाएगा 6, यहाँ पे 15, यहाँ पे 20, यहाँ पे 15, यहाँ पे 6, फिर से 1 1 7, यहाँ पे हो जाएगा 21, यहाँ पे हो जाएगा 35, यहाँ पे हो जाएगा 35, यहाँ पे हो जाएगा 21, यहाँ पे हो जाएगा 7 1 1। तो ऐसे तो चलता जाएगा। अगर आप सोच रहे हो कि सर ये क्या लिखा है, तो यहाँ पे समझ लेना कि फर्स्ट जो है वो है हमारा n = 0। ये जो है वो है n = 1। ये जो है वो है n = 2। ये जो है n = 3। यहाँ पे n = 4। बाद में n = 5। बाद में n = 6। बाद में n = 7। ठीक है, आ रही है बात समझ में कैसे हो रहा है ये? तो ये हो जाएगा हमारा 0C0। ये हो जाएगा 1C0। ये हो जाएगा 1C1। ये हो जाएगा 2C0। ये हो जाएगा 2C1। ये हो जाएगा 2C2। ये हो जाएगा हमारा 3C0, 3C1, 3C2, 3C3, 4C0, 4C1, 4C2, 4C3, 4C4, ये 5C0, 5C1, 5C2, 5C3, 5C4 एंड लास्ट में 5C5। अब आपको पता चल रहा है ये पास्कल ट्राइंगल मैंने क्यों लिखा, पास्कल ट्राइंगल क्यों लिखा, समझ में आया? अब देखो ये 5C0, 5C1, 5C2, 5C3, 5C4 और 5C5। अब इसकी वैल्यू तो हमको ऑलरेडी बताया, ये फॉर्मूला की कोई ज़रूरत नहीं है। ये फॉर्मूला अगर इस फॉर्मूला से अगर आप कर रहे हो तो बहुत लंबा हो जाएगा, पर अगर हमको पास्कल ट्राइंगल बता है, पास्कल ट्राइंगल अगर बता है तो इसकी वैल्यू हम डाल देंगे 1। इसकी वैल्यू हम डाल देंगे 1 तो हमारा एक्सपांशन कुछ ऐसा हो जाएगा a⁵, बाद में आ जाएगा 5, a⁴b। यहाँ से मैं वैल्यू उठा के डाल रहा हूँ, हाँ, और कुछ नहीं कर रहा हूँ नया। यहाँ पे हो जाएगा 10 a⁵b²। बाद में आ रहा है 5 a²b³। सॉरी, यहाँ पे फिर से 10 आएगा, हाँ 10। बाद में आ जाएगा 5 ab⁴ एंड बाद में आ जाएगा b⁵5। आ रही है बात समझ में? तो यहाँ पे ये जो बाइनोमियल एक्सपांशन लिखा या बाइनोमियल थ्योरम लिखा, तो इससे हम किसी भी n की वैल्यू कोई भी हो, हम उसका एक्सपांशन इजीली ही लिख पाएंगे। ठीक है, अब पास्कल ट्राइंगल में थोड़ा ऑब्जर्वेशन करते हैं, ठीक तरह से देखना। यहाँ पे आप देखो तो फर्स्ट एंड लास्ट टर्म सेम है, देखो तो फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म सेम।
सेकेंड एंड सेकेंड लास्ट टर्म सेम, फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म सेम, सेकेंड टर्म सेकेंड लास्ट टर्म सेम, ठीक है। यहाँ पे फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म सेम, बाद में सेकेंड टर्म सेकेंड लास्ट टर्म सेम, थर्ड टर्म थर्ड लास्ट टर्म सेम, ऐसा हो जाएगा। तो इसका मतलब तो ये होगा यहाँ पे भी ऐसा होगा। अगर ये एक्सपांशन मैंने लिखा तो उसके कोएफिशिएंट की अगर बात करें तो फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म का कोएफिशिएंट सेम होगा, सेकेंड टर्म एंड सेकेंड लास्ट टर्म का कोएफिशिएंट सेम होगा, थर्ड टर्म एंड थर्ड लास्ट टर्म जो है उसका कोएफिशिएंट सेम होगा, ठीक है। हमने क्या क्या ऑब्जर्व किया है अब तक, हमने क्या ऑब्जर्व किया यहाँ पे, हमने ये देखा कि एन ए का पावर जो है वो हर एक टर्म में एक एक डिक्रीज हो रहा है, बी का पावर जो है हर एक टर्म में एक एक इंक्रीज हो रहा है। दूसरा हमने देखा कि कोएफिशिएंट की अगर बात करें तो फर्स्ट टर्म का कोएफिशिएंट, लास्ट टर्म का कोएफिशिएंट, सेकंड टर्म का कोएफिशिएंट, सेकंड लास्ट टर्म का कोएफिशिएंट सेम है। तीसरा ऑब्जर्वेशन, अब ठीक तरह से देखना, यहाँ पे मैंने n की वैल्यू ली है 2, तो कितने टर्म मिले हैं देखो तो, फर्स्ट टर्म सेकेंड थर्ड। तो यहाँ पे अगर मैं नंबर ऑफ टर्म्स लिखूँ, नंबर ऑफ टर्म्स तो कितने आए 3। अब अगर n की वैल्यू मैं ले रहा हूँ 3, n की वैल्यू ले रहा हूँ 3 तो कितने टर्म आए देखो तो, कैलकुलेट करो तो 1 2 3 एंड 4, तो यहाँ पे आ गया है 4 टर्म। अगर n की वैल्यू मैं ले रहा हूँ 4, n की वैल्यू मैं ले रहा हूँ 4, तो उस टाइम कितने टर्म आ रहे हैं देखो तो 1 2 3 4 एंड 5, तो यहाँ पे 5 टर्म हो गए। अगर मैं n की वैल्यू ले रहा हूँ 5, n की वैल्यू ले रहा हूँ 5, तो कितने टर्म मिले देखो तो 1 2 3 4 5 एंड 6, तो यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो गए 6। तो यहाँ पे तो ऐसा हुआ कि अगर n की वैल्यू जो है उससे एक ज़्यादा नंबर ऑफ टर्म्स मिलेंगे। यहाँ पे देखो 2 टर्म है तो उसमें +1 कर दो, इतने टर्म्स मिले। यहाँ पे n की वैल्यू है 3 में एक ऐड करो तो हो गया 4 टर्म्स मिले। यहाँ पे n की वैल्यू है 4 + 1 करो तो वो नंबर ऑफ टर्म देगा। यहाँ पे n की वैल्यू है 5, तो 5 + 1 करो, 5 + 1 करो तो वो हमको क्या देगा, नंबर ऑफ टर्म्स लेगा। आ रही है बात समझ में? कितने टर्म मिलेंगे अगर n है तो n + a + b होल रेज टू n है, तो नंबर ऑफ टर्म्स अब कितने मिलेंगे यहाँ पे आप इजीली बता पाओगे, n + 1 मिलेंगे, n + 1 टर्म्स मिलेंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा थर्ड ऑब्जर्वेशन। अब बात करते हैं फोर्थ ऑब्जर्वेशन की, ठीक तरह से देखना। हाँ, यहाँ पे b का पावर क्या है, b तो है ही नहीं, तो इसका मतलब तो b का पावर हो गया 0। यहाँ पे a का पावर क्या है ही नहीं, a, तो a का पावर 0 हो गया। अब देखो a का पावर एंड b का पावर जो है उसका सम करो, तो यहाँ पे a का पावर है 2, b का पावर है 0, 2 + 0 तो हो गया 2, तो यहाँ पे तो 2 ही है। यहाँ पे a का पावर कितना है 1, b का पावर कितना है 1, दोनों का सम करो तो 1 + 1 2। a का पावर क्या है 0, b का पावर क्या है 2, 0 + 2 2। तो यहाँ पे जो वेरिएबल है उसके पावर का अगर हम सम करेंगे तो ये वैल्यू हमको मिल जाएगी। यहाँ पे भी ऐसा होगा, देखो a का पावर क्या है 3, b का पावर क्या है 0, 3 + 0 3। यहाँ पे a का पावर कितना है 2, b का पावर कितना है 1, 2 + 1 3। यहाँ पे a का पावर कितना है 1, b का पावर क्या है 2, 1 + 2 3। a का पावर क्या है 0, b का पावर क्या है 3, 0 + 3 3। तो एवरी टाइम हमको पावर का जो सम है a एंड b का पावर जो है उसका सम जो है वो हमको ये वाली क्वांटिटी मिलेगी। यहाँ पे भी ऐसा होगा, देखो यहाँ पे भी ऐसा होता है। हम जनरलाइज केस में ले लेते हैं,
बाइनोमियल थियरम जो लिखा है या बाइनोमियल एक्सपांशन जो लिखा है उसमें हम देख लेते हैं। ए का पावर क्या है n, बी का पावर क्या है 0, n+0 तो हो जाएगा n। यहाँ पे ए का पावर क्या है n-1, बी का पावर क्या है 1, दोनों का सम हो जाएगा n। यहाँ पे ए का पावर क्या है n-2, बी का पावर क्या है 2, तो दोनों का सम क्या हो जाएगा n। यहाँ पे ए का पावर क्या है 0, बी का पावर क्या है n, तो हो जाएगा n। आ रही ये बात समझ में? तो ये हो गया हमारा फोर्थ ऑब्जर्वेशन। ओके, बाद में अगर हमारे पास बाइनोमियल थियरम जो है या बाइनोमियल एक्सपांशन जो है वो कुछ ऐसा है, a+b⁴n, तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा nc0 प्लस nc1 प्लस nc2 प्लस nc3 प्लस डॉट 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 अप टू ncn ऐसा हो जाएगा। अगर इसको इतना लंबा नहीं लिखना है तो एक शॉर्ट फॉर्म है इसको लिखने का, वो कुछ ऐसा है, ठीक तरह से समझना। हाँ, यहाँ पे एक सिंबल करेंगे हम। ये सिंबल जो है वो हमको क्या दिखाता है, सम दिखाता है। क्या दिखाता है, सम। ठीक है, यहाँ पे मैं लेता हूँ r=0 से लेके n। इसका मतलब ये हो गया कि r जो है वो 0 से स्टार्ट होगा और लास्ट क्या होगा, n। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ NCR, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ a⁻n−r इंटू b⁻r। अब देखना ठीक तरह से, ये सिंबल क्या रिप्रेजेंट करता है, समेशन। सो समेशन r रनिंग फ्रॉम 0 to n। अगर मैंने r की वैल्यू डाल दी 1, सॉरी r की वैल्यू पहले 0 डाली, यहाँ पे जहाँ जहाँ पे आपको r दिख रहा है ना वहाँ पे आप 0 डाल दो, तो ये हो जाएगा nc0 a⁻n−0 b⁻r। अगर इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो वो जाएगा nc0 a⁻n। देखो तो फर्स्ट टर्म आ गया हमारा, फर्स्ट टर्म आ गया। अब देखो ये अगर मैंने r की वैल्यू 0 डाली तो हमको फर्स्ट टर्म मिल गया। बाद में ये सिंबल है उसका मतलब क्या बोला है मैंने, समेशन, तो बाद में लिखना है प्लस। अब r की वैल्यू 1 डालो तो हमको ये टर्म मिलनी चाहिए। r जहाँ जहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे r जहाँ जहाँ पे दिख रहा है वहाँ पे 1 डालो तो हो जाएगा nc1 a⁻n−1 b⁻1। तो ये क्या हो गया, देखो तो nc1 a⁻n−1 b। देखो तो सेकंड टर्म आ गया। तो इतना लंबा अगर आपको नहीं लिखना है तो आप ऐसे भी इसको लिख सकते हैं, r रनिंग फ्रॉम 0 to n ncr a⁻n−r b⁻r। समझ में आ रहा है कैसे हो रहा है, ये समझ में आ रहा है, ठीक तरह से समझना। दूसरा अभी मैंने एक बोला था पास्कल ट्राइंगल में ही ऐसा बोला कि फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म इक्वल है, सेकेंड टर्म एंड सेकेंड लास्ट टर्म जो है उसके कोएफिशिएंट, टर्म की बात नहीं कर रहा हूँ, उसके कोएफिशिएंट जो है वो इक्वल है। तो ठीक तरह से समझना कि यहाँ पे अगर मैं ऐसा कुछ लिख रहा हूँ a+b⁴n इज इक्वल्स टू nc0 a⁻n प्लस nc1 a⁻n−1b प्लस nc2 a⁻n−2b² प्लस डॉट 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 लास्ट में है ncn b⁻n। ये हो गया हमारा बाइनोमियल एक्सपांशन।
अब मैं ऐसा कर रहा हूँ कि जो लास्ट टर्म है ना वो मैं लिख रहा हूँ फर्स्ट। तो यहाँ पे हो जाएगा एन सी एन बी रेस टू एन प्लस इससे आगे वाली टर्म कौन सी आएगी, एन सी एन माइनस वन। यहाँ पे हो जाएगा बी रेस टू एन माइनस वन ए। बाद में क्या हो जाएगा, एन सी एन माइनस टू। यहाँ पे हो जाएगा बी रेस टू एन माइनस टू ए स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट। जैसे इस टाइप की टर्म मैं लिखता जाऊँगा तो लास्ट में हमारे पास आ जाएगा एन सी ज़ीरो ए रेस टू एन, ऐसा आ जाएगा। अब हमको पता है कि भाई लास्ट टर्म का कोएफिशिएंट एंड फर्स्ट टर्म का कोएफिशिएंट तो सेम है, तो एन सी एन एंड एन सी ज़ीरो तो सेम ही होगा। तो यहाँ पे मैं क्या एन सी एन की जगह पे ऐसा लिख सकता हूँ, एन सी ज़ीरो लिख सकता हूँ, हाँ लिख सकता हूँ, कोई इशू नहीं है। अब इससे आगे वाली टर्म कौन सी आएगी, इससे आगे वाली टर्म कौन सी आएगी, मैं थोड़ा इसको शिफ्ट कर देता हूँ और 3 टर्म तक मैं लिखता हूँ। तो इससे आगे वाली टर्म जो है वो किस ऐसी आ जाएगी, एन सी वन ए रेस टू एन माइनस वन बी। इससे आगे वाली टर्म कौन सी आएगी, एन सी टू ए रेस टू एन माइनस टू बी स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट, ऐसा कुछ आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे ये है हमारा सेकेंड टर्म और ये है हमारा सेकेंड लास्ट टर्म। उस दोनों के कोएफिशिएंट तो सेम है, तो क्या मैं एन सी एन माइनस वन की जगह पे एन सी वन लिख सकता हूँ, हाँ लिख सकता हूँ, कोई इश्यू नहीं है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एन सी वन, यहाँ पे हो जाएगा बी रेस टू एन माइनस वन ए। ये है हमारा थर्ड टर्म और ये है लास्ट थर्ड टर्म। तो ऐसा मैं लिख सकता हूँ, यहाँ पे एन सी थ्री लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं इसमें। सेम वे अब मैंने बोला कि ये है सेकंड थर्ड सॉरी लास्ट से थर्ड टर्म, तो लास्ट से थर्ड टर्म ये है, तो यहाँ पे मैं कैसा लिख सकता हूँ, एन सी एन माइनस टू बी स्क्वायर ए रेस टू एन माइनस टू। बाद में यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, एन सी एन माइनस वन बी ए रेस टू एन माइनस वन प्लस लास्ट में क्या आ जाएगा, एन सी एन ए रेस टू एन माइनस ए रेस टू एन। तो ये तो किसका एक्सपेंशन हो गया, बी माइनस ए सॉरी बी प्लस ए होल रेस टू एन। पर क्या ये जो है ये और ये अलग अलग है ना, नहीं अलग अलग है, अलग है ही नहीं, सेम ही है। तो इसका एक्सपेंशन जो है वो हम ये भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो पर एक चीज़ ध्यान रखनी है, जिसका पावर आप बढ़ा रहे हो, जिसका पावर बढ़ा रहे हो तो दूसरे वाले का पावर जो है वो डिक्रीज करना है, ठीक है। एक का इंक्रीज करना है, एक का डिक्रीज करना है, हर एक टर्म में एक एक इंक्रीज करते जाना है, एक एक डिक्रीज करते जाना है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। तो ये चीज़ आपको ठीक तरह से समझ में आ गई होगी। अब कुछ स्पेशल केसेस ले लेते हैं ताकि आपको ये पता चल जाए कि भाई अगर ऐसा हो तो क्या करना है। स्पेशल केसेस थोड़े लिख लेते हैं, ये एक्सपेंशन दिमाग में रखो। यहाँ पे स्पेशल केस, अगर मेरे को एक्सपेंशन लिखना है x प्लस वाई का, x प्लस वाई होल रेज टू एन, तो कैसे लिख पाएंगे बोलो तो। सिंपल है, a की जगह पे x डाल दो, b की जगह पे y डाल दो, तो हमको ये मिल जाएगा। तो यहाँ पे एन सी ज़ीरो एक्स रेज टू एन प्लस एन सी वन एक्स रेज टू एन माइनस वन वाई प्लस एन सी टू एक्स रेज टू एन माइनस टू वाई स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट, लास्ट में आ जाएगा एन सी एन वाई रेज टू एन। अब मेरे को लिखना है x माइनस वाई होल रेज टू एन, बोलो कैसे लिखेंगे। सिंपल है, सिंपल है, कैसे, एन सी ज़ीरो एक्स रेज टू एन प्लस एन सी वन
एक्स रेस टू एन माइनस वन, यहाँ पे हो जाएगा वाई की जगह पे माइनस वाई, पर माइनस वाई का पावर कितना है 1, तो यहाँ पे माइनस वन का पावर अगर 1 है तो वो तो नेगेटिव हो जाएगा ना। तो ऐसा करते हैं, ये नेगेटिव साइन मैं आगे ले लेता हूँ, ठीक है। अगर ये नेगेटिव साइन मैं आगे ले लेता हूँ तो क्या हो जाएगा, ठीक तरह से समझना। हाँ, ये नेगेटिव साइन मैंने आगे ले लिया तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस, बाद में क्या आएगा एन सी टू एक्स रेस टू एन माइनस टू माइनस वाई का स्क्वायर, माइनस वाई का स्क्वायर, स्क्वायर है तो ऑलवेज ही पॉजिटिव रहेगा तो वाई स्क्वायर आ जाएगा, बाद में आ जाएगा नेगेटिव, तो यहाँ पे हो जाएगा एन सी थ्री एक्स रेस टू एन माइनस थ्री वाई क्यूब, माइनस वाई का क्यूब, माइनस वाई का क्यूब तो हो जाएगा माइनस वाई क्यूब, तो आगे मैंने माइनस ले लिया है, ठीक है। तो ऐसा आएगा, फर्स्ट टर्म पॉजिटिव, सेकंड नेगेटिव, बाद में पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, ऐसा चलता रहेगा। और लास्ट में अगर बात करें तो माइनस वन रेस टू एन मैं लिख देता हूँ। माइनस वन रेस टू एन क्यों लिखा है, क्योंकि हमको पता नहीं है कि यहाँ पे ये लास्ट वाला टर्म कौन सा आएगा। इवन आता है तो पॉजिटिव हो जाएगा, अगर ऑड आता है तो नेगेटिव हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है एन सी एन वाई रेस टू एन, और ऐसा भी कर सकते हैं माइनस वाई होल रेस टू एन। लॉ ऑफ इंडाइसिस हमको पता है, लॉ ऑफ इंडाइसिस कुछ ऐसा था ना, ए इंटू बी होल रेस टू एन अगर है तो हम ऐसा लिखते थे ए रेस टू एन इंटू बी रेस टू एन। तो यहाँ पे तो माइनस वाई होल रेस टू एन है तो कम ऐसा लिख सकते हैं माइनस वन इंटू वाई होल रेस टू एन, तो ये क्या हो जाएगा माइनस वन होल रेस टू एन इंटू वाई रेस टू एन। ओके, तो ऐसे भी आप डिसाइड कर सकते हो। अब मेरे को एक्सपांशन लिखना है वन प्लस एक्स होल रेस टू एन का। बोलो क्या करेंगे, इसमें ए की वैल्यू डाल दो 1, बी की वैल्यू डाल दो x, तो ऐसा हो जाएगा एन सी ज़ीरो प्लस एन सी वन एक्स प्लस एन सी टू एक्स स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट, लास्ट में आ जाएगा एन सी एन होल रेस टू एन। अब फोर्थ एक एक्सपांशन ले लेते हैं, उसमें हम लेंगे एक्स वन माइनस एक्स होल रेस टू एन, उसमें क्या हो जाएगा देखो तो एन सी ज़ीरो माइनस, क्योंकि अगर माइनस आता है ना तो फर्स्ट टर्म पॉजिटिव सेकेंड नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव ऐसा चलता जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा एन सी वन एक्स प्लस एन सी टू एक्स स्क्वायर माइनस एन सी थ्री एक्स क्यूब प्लस डॉट डॉट डॉट, लास्ट में आ जाएगा एन सी एन माइनस वन रेस टू एन एक्स रेस टू एन। तो ये हो गया हमारा एक्सपांशन। तो सारी थियरी आपको समझ में आ गई होगी। तो अब जो है वो आ रहा है एक्सरसाइज 8.1, मीन्स एक्सरसाइज 8.1 के रिलेटेड जो थियरी है मैंने यहाँ पे आपको बता दी है, पर अब हम आगे नहीं करने वाले। आगे एक्सरसाइज 8.1 जो है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। सो यहाँ पे आज का लेक्चर ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक जय भारत, टेक केयर ऑफ़ यू एंड योर फैमिली, बाय बाय।